नमस्कार बच्चों, मैं किरण त्रिपाठी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ नाटक के बारे में। नाटक किस प्रकार से अन्य विधाओं से विशिष्ट है, इसके तत्व क्या होते हैं, इसको लिखने में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इत्यादि के बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो बच्चों, नाटक अपनी कुछ निजी विशिष्टताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है। दृश्य मतलब जो काव्य देखा जा सकता हो उसे दृश्य काव्य कहते हैं। साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या फिर सुनने तक की यात्रा तय करती हैं, पर नाटक पढ़ने, सुनने तथा साथ साथ देखने के तत्व को भी अपने भीतर समेटे हुए होता है। आप कहानी वगैरह पढ़ लेते हैं, है ना? कहानी पढ़ लेते हैं, संस्मरण पढ़ लेते हैं, रेखाचित्र पढ़ लेते हैं, लेकिन नाटक को पढ़ने और सुनने के साथ साथ आप मंच पर उसे मंचित होते हुए, घटित होते हुए देख सकते हैं। बच्चों, नाटक जो है बहुत प्राचीन विधा है, इसको बहुत प्राचीन काल से लिखा जाता है। आप उदाहरण के लिए अभिज्ञान शाकुंतलम देख लीजिए, रघुवंशम देख लीजिए, मृच्छकटिकम देख लीजिए, बहुत सारे संस्कृत के ऐसे नाटक हैं जो हमारे सामने हैं। तो आइए जानते हैं कि नाटक के कितने तत्व होते हैं। तो नाटक के कुल 6 तत्व होते हैं। पहला कथा वस्तु, दूसरा पात्र का चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद, चौथा देश काल परिस्थितियाँ, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। तो कोई भी नाटक लिखने से पहले संक्षिप्त में, ब्रीफ में उसकी कथा वस्तु लिखनी पड़ती है। पहले कथानक लिखना पड़ता है, कहानी लिखनी पड़ती है। उसी कहानी पर नाटक लिखे जाते हैं, संवाद लिखे जाते हैं। दूसरा होता है पात्रों का चरित्र चित्रण, मतलब पात्र मतलब कैरेक्टर। तो जब नाटक लिख लिया जाता है तो जो नाटक लिखने वाला नाटककार होता है वो डिसाइड करता है कि जो कहानी के कैरेक्टर होंगे वो कितने कैरेक्टर होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी और उनका चरित्र कैसा होगा, उनका स्वभाव कैसा होगा, क्योंकि पात्रों और पात्रों के चरित्र चित्रण पर ही नाटक का विकास होता है। ठीक है, अब आते हैं संवाद, जिसको आप लोग डायलॉग बोलते हैं। तो संवाद जो होता है नाटक को आगे बढ़ाता है और पात्रों का कैसा चरित्र है, कैसा स्वभाव है, यह भी जो है संवाद के माध्यम से संकेत होता है कि जैसे कि कोई पात्र अगर शांत स्वभाव का है तो उसके जो संवाद हैं बहुत विनम्र होंगे, कोमल होंगे। कोई क्रोधी स्वभाव का है तो उसके संवाद में ही क्रोध झलकेगा। फिर होता है देश काल परिस्थितियाँ, कि नाटक किस देश काल परिस्थिति पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, यह भी जो है स्पष्ट करना जरूरी होता है। जैसे आप जयशंकर प्रसाद का नाटक अगर आप पढ़ेंगे, देखेंगे तो अक्सर उन्होंने जो है गुप्त काल के ऊपर ही अधिकतर नाटक लिखे हैं। जैसे इनका चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामिनी है, अजातशत्रु है। तो उस समय के देश काल परिस्थितियों का उन्होंने चित्रण किया है। भाषा शैली, तो चूंकि गुप्त जी के पात्र जो हैं, जयशंकर प्रसाद के जो पात्र हैं अधिकतर वो गुप्त काल के हैं, तो उस समय की भाषा शैली का इन्होंने प्रयोग किया है। उनकी भाषा जो है संस्कृत निष्ठ और तत्सम हिंदी है। और हर नाटक, हर कहानी का कोई न कोई उद्देश्य होता है। इसके माध्यम से जो कथाकार होता है, नाटककार होता है, उसका उद्देश्य होता है कि इस नाटक के माध्यम से, इस कहानी के माध्यम से समाज को क्या मैसेज देना चाहता है। अब चलिए आगे जानते हैं कि नाटक के लिए कथ्य की क्या भूमिका होती है। ठीक है, नाटक के लिए कथ्य की क्या भूमिका होती है। तो एक नाटक के लिए जरूरी होता है उसका कथ्य। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म या संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटक को शिल्प या संरचना की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जो नाटककार है उसको पूरी जानकारी होती है। यह बात हमेशा ध्यान में होनी चाहिए कि नाटक को मंच पर मंचित होना है। नाटक मात्र इसलिए नहीं लिखा जा रहा है कि खाली पढ़ा जाएगा, बल्कि नाटक इसलिए लिखा जा रहा है कि उसका मंच पर मंचन होना है। यही कारण है कि एक नाटककार को रचनाकार के साथ साथ एक कुशल संपादक भी होना चाहिए। पहले तो घटना, स्थितियों तथा दृश्यों का चुनाव, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए कि वे शून्य से शिखर तक विकास की दिशा में आगे बढ़ें, यह कला उसे अवश्य आनी चाहिए। अगर किसी नाटककार को यह कला नहीं आती है तो अच्छा नाटककार नहीं बन सकता है। ठीक है, तो 4 खूबियां इसमें होनी चाहिए। आई समझ में बात? अब चलिए देखते हैं कि नाटक में चरित्रों का चित्रण कैसे किया जाए। ठीक है, तो
पहला तो ये है कि नाटक के जो कैरेक्टर हैं वो टाइप न हो। नाटक लिखते समय यह अत्यंत जरूरी है कि नाटक में जो चरित्र प्रस्तुत किए जाए वह सपाट, सतही और टाइप न हो। मतलब कि जिस प्रकार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं कह सकते, उसी तरह से नाटक की कहानी में भी जो कैरेक्टर होते हैं, जो चरित्र होते हैं, इस पर ध्यान रखना चाहिए कि वो टाइप ना हो। समय और परिस्थिति के अनुसार वो अपनी क्रिया प्रतिक्रिया को व्यक्त करते चलें। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्र और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है, लेकिन ऐसा कभी भी ना लगे कि वह पहले से निश्चित विचारों को मात्र शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहा है। ऐसी स्थिति में नाटक न रहकर के सिर्फ शब्दों के रूप में विचार का एक पुंज सा होकर रह जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि इन शब्दों को बोलने वाले पात्र मंच पर सचमुच के हाड़ मांस से युक्त जीवंत प्राणी होते हैं, न कि कविता, कहानी और उपन्यास में उपस्थित रहने वाले शाब्दिक चरित्र। तो इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए। क्या देना चाहिए? 4 चीजें हैं कि नाटक के कैरेक्टर कभी टाइप न हो, नाटक के कहानी में भी चरित्रों के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, नाटक के चरित्र स्थितियों परिस्थितियों के अनुसार अपनी क्रिया प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करते चले, और नाटक के चरित्र और उसके संवाद का तालमेल होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसे स्टेज पर उसका मंचन किया जाना है तो यह जो है कृत्रिम नहीं लगना चाहिए। आइए जानते हैं कि नाटक तथा अन्य विधाओं में क्या अंतर होता है। तो जो साहित्य की दूसरी विधाएं होती हैं उन्हें वो सिर्फ पढ़ी और सुनी जा सकती हैं, जबकि नाटक को पढ़ा, सुना और देखा तीनों जा सकता है। जैसे कहानी आप पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, ठीक है। निबंध आप पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं। इसी तरीके से रेखाचित्र होता है, संस्मरण होता है, इसको पढ़ और सुन सकते हैं। लेकिन नाटक ही ऐसी विधा है जो अपने आप में संपूर्ण है, उसको पढ़ा, सुना और देखा जा सकता है, क्योंकि उसका स्टेज पर मंचन किया जा सकता है। तो नाटक का जो प्रभाव होता है मनुष्य के मन मस्तिष्क पर ज्यादा होता है, ठीक है। और नंबर 2 होता है साहित्य की दूसरी विधाओं को हम बीच में पढ़ते या सुनते समय रुक सकते हैं। जैसे हमें कोई काम पढ़ के, हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो हम बीच में रुक करके अपना काम कर लेंगे, फिर अगर हमारे पास खाली टाइम है तो हम आकर के उसको पढ़ेंगे। लेकिन नाटक का अगर एक बार स्टेज पर मंचन शुरू हो गया तो उसे हम बीच में रोक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो नाटक में जो है समय के बंधन का ध्यान रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जो है हर चीज़ की एक समय सीमा होती है। अगर कोई चीज़ बहुत फैला फुला करके रख दी जाए तो उसमें भी लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता है। नाटक लिखते समय नाटककार को नाटक की एक मूल विशेषता को हमेशा याद रखना होता है। वो क्या विशेषता होती है? कि समय का बंधन। समय का ये बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा प्रभाव डालता है, इसलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। नाटक अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्य काल से उठाए तो इन दोनों ही स्थितियों में से नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि नाटक का जो मंचन है वो स्टेज पे हो रहा है, हमारे सामने प्रत्यक्ष वह घटना घटित हो रही है, तो अगर भूतकाल की भी घटना है तो उसे वर्तमान में दिखाया जाता है। आई समझ में बात? एक नाटककार को यह भी सोचना जरूरी होता है कि दर्शक कितनी देर तक किसी कहानी को अपने सामने घटित होते देख सकते हैं, क्योंकि सबका समय कीमती होता है, समय मूल्यवान होता है। तो एक निश्चित समय में का हमें ध्यान रखना चाहिए। नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास होना भी जरूरी है। तो यह बहुत अपने आप में कठिन बात है कि एक निश्चित सीमा भी होना चाहिए और उसी निश्चित सीमा के सामने घटना को घटित होते हुए भी दिखाया जाना है। तो नाटक में किसी भी चरित्र का पूरा विकास भी होना उसी में जरूरी है, इसलिए समय का ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए उसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। यदि हम भारत लिखित नाट्य शास्त्र को देखें तो उसमें भी नाटक से यह अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है हम आपको कल के वीडियो में बताएंगे। नमस्कार।